हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DCM क्लासेस। हम लोगों ने पिछली क्लास में 30 प्रॉब्लम तक सॉल्व कर लिए थे, स्ट्रेट लाइंस के जो क्वेश्चन थे जेई एडवांस से रिलेटेड। आज हम लोग इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑटो सेंटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0,0, 3,4 एंड 4,0। तो इसका जो ट्राइंगल होगा, इसका ट्राइंगल पहले बना लेते हैं। ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है, ये 0,0, 4,0 एंड 3,4। अब हमें पता है कि ऑर्थो सेंटर एक्चुअली होता क्या है। ऑर्थो सेंटर होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड्स। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर्स ले लेते हैं। हम्म, हाँ, तो इस लाइन, अब मैं इसको पॉइंट देता हूँ A, B और C। अब जो लाइन है, ये लाइन AB AC। AC का स्लोप है m ऑफ AC विल बी इक्वल टू 4/-1, तो इस विल बी इक्वल टू -4। तो द स्लोप ऑफ दिस लाइन B, इसको D बोल देते हैं, इसको E दे देते हैं। तो स्लोप ऑफ BD विल बी इक्वल टू 1/4, बिकॉज स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल टू -1। इसलिए M1 M2 इक्वल टू -1, इसलिए जो इसका जो स्लोप होगा वो 1/4 होगा। ओके, ये बेसिक्स हैं। और फिर उसके बाद अगर अपन यहाँ से एक BA का स्लोप लेते हैं, तो इसका स्लोप होगा M इज इक्वल टू 4 - 0.3 - 0, 4/3। तो स्लोप ऑफ CE, M of CE will be equal to -3/4। तो अब इक्वेशन ऑफ BD विल बी इक्वल टू, बिकॉज ये 0,0 से पास करे, तो इसकी लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx। y ऑफ स्लोप ऑफ BD है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स। ये इक्वेशन ऑफ लाइन BD है। इक्वेशन ऑफ CE विल बी इक्वल टू y-0 इज इक्वल टू -3/4 इंटू x-4। 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 12, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ये सी, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो होगा ना ऑर्थो सेंटर। तो सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू x/4, तो 3x प्लस x इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/4 इज 3। सारे ऑप्शन में x इज 3 है। y इज इक्वल टू 3/4। तो ये आंसर होना चाहिए इसका। प्रॉब्लम नंबर 32। प्रॉब्लम नंबर 32 क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन x प्लस y इक्वल टू 3 एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, हमें स्ट्रेट लाइन क्या दी हुई है? ये x² माइनस y² प्लस 2y इक्वल टू 1। पहले तो इस जो स्ट्रेट लाइन है, ये एक्चुअली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हमें पहले तो इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब दो स्ट्रेट लाइन में बनाना पड़ेगा। तो इसको फैक्टर निकालते हैं पहले तो। x² इज इक्वल टू y² माइनस 2y प्लस 1। x² will be equal to y minus 1 whole square, तो x will be equal to प्लस और माइनस y minus 1। वो दो लाइंस क्या क्या हो गई आपकी? तो x is equal to y minus 1, this is one line, and other is x is equal to minus y plus 1। तो ये सेकेंड लाइन है। तो ओके, तो अब इन लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। ये लाइन किस तरह से होगी? तो ये लाइन आपकी होनी चाहिए x माइनस वाई। इस लाइन को देखोगे तो ये आएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1, यानी कि x/-1 प्लस y/1 इक्वल टू 1। तो ये है लाइन इस तरीके से।
हम्म, और दूसरी ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1, हाँ दूसरी लाइन है ये वाली, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अब ये जब लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वाली लाइन ड्रॉ होगी इस तरीके से, यहाँ से पास कर रही है, ये 1,0 पे कट कर रही है, -1,0 पे कट कर रही थी, और ये 0,1 पे कट कर रही है। अब अगर इनको लाइन्स को देखोगे तो इनकी जो बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर होंगे, एक तो ये होगा बाइसेक्टर इसका, इसका एक तो बाइसेक्टर होगा ये, यानी कि वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू 0। दूसरा बाइसेक्टर होगा ये, एक एंगल है ना, ये एंगल बाइसेक्टर, दिस इज वन एंगल, और एक ये वाला एंगल है, तो एक इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ये होगा, है ना। तो इसकी इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी वाई इक्वल टू 1। तो ये दो बाइसेक्टर होंगे इसके। अब हमसे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द एरिया विद एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 जो इक्वेशन है वो होगी ये, जो ये हो गया 3,0, ये हो गया 0,3, और ये है एक बाइसेक्टर, ये है एक बाइसेक्टर, हमें ये वाला एरिया निकालना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा और वाई इज इक्वल टू 1 आएगा। ओके, ये 0,1। हाँ तो ये इसका एरिया क्या होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस है अपना 2 यूनिट्स, वर्टिकल डिस्टेंस है अपन का 1, 3, ये भी 2 यूनिट है। तो एरिया कितना हो गया, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आंसर इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, क्वेश्चन नंबर 33, लेट ओ पी एंड क्यू बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। ये है ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो ठीक से बना देते हैं, ओ पी क्यू इज ओ, दिस इज क्यू एंड दिस विल बी क्यू, 3,4, क्यू इज 6,0 और ओ इज 0,0। Point R lies inside the triangle OP such that the triangle OPR, PQR and OQR are of equal area। अच्छा, मतलब कि अगर आप किसी पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हो लाइंस, तो ये जो ट्राइंगल्स बनेंगे ये बोल रहे हैं कि दे आर ऑफ इक्वल एरिया। if these areas are, if these triangles are of equal area, तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, जब सेंट्रॉइड से ये सेंट्रॉइड होना चाहिए, क्योंकि जब सेंट्रॉइड होता है तो सेंट्रॉइड से जो एरियाज बनते हैं ना, दिस एरिया एंड दिस एरिया, ये तीनों एरियाज इक्वल होते हैं, सिर्फ सेंट्रॉइड से ही होता है ऐसा। तो इसका मतलब ये पॉइंट सेंट्रॉइड होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ आर, जो मतलब इन्होंने आर दिया हुआ है वो सेंट्रॉइड होना चाहिए। तो इसका मतलब आर की जो वैल्यू होनी चाहिए हमारी, वो होनी चाहिए 0 + 3 + 6 अपॉन 3, 0 + 4 + 0 अपॉन 3, तो 3, 4 अपॉन 3 सॉल्व। ये क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट लाइन एल थ्रू द पॉइंट 3, -2 इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द लाइन। अच्छा, √3x + y = 1, इसका स्लोप कितना होना चाहिए, इसका स्लोप होगा -√3।
अब एनी पॉइंट, जो एनी लाइन उन्होंने दी हुई है, दिस लाइन दिस पासिंग थ्रू 3, -2, है ना, दिस इज इंक्लाइंड at an angle of 60 degree to this line √3x plus y equal to 1। तो इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं, इसका स्लोप अगर अपन ने m ले लिया तो m1 - m2 अपन इससे ले सकते हैं कि this is equal to tan60 is equal to what, √3। तो इसका मतलब हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है m+√3/1 - √3m इज इक्वल टू +or - √3, m+√3 इज इक्वल टू √3। दो इक्वेशन आएंगी, अगर हम प्लस लेते हैं तो √3 - 3m आएगा, अगर अपन माइनस लेते हैं तो m+√3 इज इक्वल टू -√3 + 3m आएगा। अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 4m इज इक्वल टू 0, मीन्स m इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन होगी हमारी y इक्वल टू 0 विच इज x एक्सेस। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2m इज इक्वल टू 2√3, m इज इक्वल टू √3। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस। अगर ये एक्स एक्सेस लोगे तो पहली बात तो इस m इज इक्वल टू 0 से आपकी एक्स एक्सेस ही आ रही है, इसका मतलब कि ये इसका इंटरसेक्ट करना, ये तो पैरेलल चली जाएगी एक्स एक्सेस ही इंटरसेक्ट थोड़ी ना करेगी। तो हमारा जो रिक्वायर्ड स्लोप है वो है m इज इक्वल टू √3। तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो होनी चाहिए y which is passing through 3, -2 and having the slope m which is equal to √3 जो हमने निकाला है। तो इक्वेशन होगी y+2 इज इक्वल टू √3 इंटू x - 3। तो y+2 इज इक्वल टू √3x - 3√3। इक्वेशन विल बी इक्वल टू √3x - y - 2 - 3 इक्वल टू 0 है क्या, √3x। कोई भी इक्वेशन सेट नहीं हो रही है। अच्छा, प्लस वाई लेता हूँ तो मैं ये प्लस 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 और ये माइनस लेता हूँ तो y - √3x + 2 + √3। हाँ, ये इक्वल टू क्या है, ये बी सही है। क्वेश्चन 34 इज सॉल्व्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, तो 3 लाइन दिस एंड दिस आर कंकरेंट। अच्छा, पहले तो हमें पता है कि कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन्स क्या होती है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉर दीज 3 लाइन्स आर टू बी कंकरेंट, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। अब दीज 3 लाइन्स आर कंकरेंट का मतलब P Q R इसका जो मॉड होगा वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। तो इसका मतलब इसको डिटरमिनेंट, अब यहाँ पर डिटरमिनेंट को सॉल्व करने वाली भी टेक्निक्स यूज होंगी आपकी, घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मैं जो बाकी की कुछ जो आगे आने वाले टाइम में फिजिक्स, अभी तो मैं फिजिक्स के कुछ काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट अपलोड किए हैं, आगे आने वाले टाइम में मैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा और फिर केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो फिर आपको जो कई इधर उधर से जो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाते होगे, तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो बस इसके लिए क्या करते रहना ना, इसके लिए थोड़ा
वीडियोस को रेगुलरली देखते रहना आप। अगर आप वीडियोस को रेगुलरली देखते रहोगे तो मैं कोशिश करूँगा कि और जल्दी जल्दी वीडियोस आपके लिए डालूँ, लेकिन आप रेगुलरली देखते रहो, क्वेश्चन देखते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे, अच्छे से प्रिपेयर होते रहोगे। तो ये है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि अगर अपन तीन रो वाइज ऐड कर दें या कॉलम वाइज ऐड कर दें, तो अपन C1 इज फॉर्म्ड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकते हैं अपन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा। इसका मतलब होता है कि कॉलम 1 इज फॉर्म्ड बाई एडिंग कॉलम 1 2 एंड 3। कॉलम्स क्या होते हैं, ये रो होते हैं और ये कॉलम होते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता चलेगा जब मैं बताऊंगा उसमें, या फिर आपने अगर अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या कहीं से भी खुद से भी पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी अगर नहीं आता होगा तो मुश्किल लगेगा, नहीं अगर तो नहीं पहले से पढ़ा हुआ है तो फिर ईजी है। तो ये P प्लस क्यू प्लस आर, ये भी P प्लस क्यू प्लस आर, और ये भी P प्लस क्यू प्लस आर। दिस इज क्यू आर, आर पी, पी क्यू। अच्छा, एक और चीज़, और मैं एक और भी बताना चाह रहा था कि अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी और डिमांड्स हो, मतलब जैसे कि आप कुछ चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप का वीडियो किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे, मतलब फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो मैथमेटिक्स हो, किसी से भी रिलेटेड कुछ भी ऐसा वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे कि मैं क्या करूँगा ना, मैं पहले उसकी वीडियो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेजोरिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पहले वो अपलोड कर देंगे। P प्लस क्यू प्लस आर 1 1 1, क्यू आर, आर पी, पी क्यू, और P प्लस क्यू प्लस आर इस कॉमन। तो अब इससे समझ में आ गया होगा, ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। अच्छा, मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस वाला है, इससे आगे मल्टीपल आंसर्स होंगे इसके करेक्ट। तो ये क्या हो गया, अब अपन इसको क्या करेंगे, अब अपन R1 में से R2 कर देते हैं। मतलब नेक्स्ट ऑपरेशन जो होंगे हमारे, वो होगा R1 इज फॉर्म्ड बाई R1 माइनस R2, एंड R2 इज फॉर्म्ड बाई R2 माइनस R3। तो ये हो गया 0, Q माइनस R, R माइनस P, 0, R माइनस P, P माइनस Q, 1 P Q। इसको मैं साइड में करता हूँ, इससे भी सामने देखता है। तो दिस इज इक्वल टू P प्लस क्यू प्लस आर इंटू क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी इंटू होल स्क्वायर। इसका मतलब तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है इसका मतलब, तो और ये भी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई होकर जो कंडीशन निकालते हैं वो यही होता है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 p क्यू इक्वल टू 0। ए पी क्यू आर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व करोगे उससे बस, बाई इंस्पेक्शन, और कुछ और कोई तरीका नहीं है इसका। मतलब जैसे कि ये पॉइंट 3 वर्टिसेस है ट्राइंगल की ए बी और सी, तो इसमें आप क्या करो ना, ए एम ऑफ, सबसे पहले तो एम ऑफ ए बी निकाल लो, स्लोप ऑफ ए बी।
तो क्या होगा 3 - 8/3/1 यानी कि 1/3 और m/BC निकाल लो। m/BC क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 - 3 27/81 1/3। तो सबसे पहली चीज़ ये आ रही है कि एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम ऑफ बी सी, यानी कि ए दोनों का स्लोप एक ही है। दोनों का स्लोप कब एक होगा, जब वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे, यानी कि ए इज बी इज सी। तो इसका मतलब दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। पहले तो इसमें तुमको ये प्लॉट करना पड़ेगा, पॉइंट्स क्या क्या है। 5,0 1,3, थर्ड पॉइंट इज -1,2, ये है -1,2। इनको ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन कर लिया। अब इसमें है क्योंकि ये जो दिया हुआ है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है ना, तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट जो लाई कर रहा होगा अंदर, तो एक्चुअली में इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी लाइन है, जब सपोज x+by+c इसकी इक्वेशन है, अब अगर ये पॉइंट कोई भी पॉइंट जो इसके अंदर जीरो की तरफ लाई कर रहा है, तो इस रीजन में क्या होगा, ax1 + by1 + c इज लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए इस रीजन में। x1 y1 क्या है, x1 y1 है इसका कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। और अगर इस रीजन में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है ax, इसका मतलब है कि ax1 + by1 + c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया। तो अभी इसमें क्या है कि यहाँ पर पहले तो अपन इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसका स्लोप कितना होगा। इसका स्लोप विल बी इक्वल टू 3/-4, यानी कि -3/4। तो इक्वेशन क्या होगी इसकी, y - 0 इज इक्वल टू -3/4 इंटू x - 5। 4y इज इक्वल टू -3x + 15, यानी कि 3x + 4y इक्वल टू 15। ये इसकी इक्वेशन है। अब अच्छा, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो फिर अपन दूसरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। इसका स्लोप कितना होगा, इक्वल टू 2/-6 -1/3। इक्वेशन विल बी y - 0 इज इक्वल टू -1/3 इंटू x - 5। तो 3y इज इक्वल टू -x + 5x + 3y - 5 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी, इसका स्लोप होगा 1/2। इक्वेशन क्या होगी, y - 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू x - 1। 2y - 6 इज इक्वल टू x - 1। x - 2y + 5 इक्वल टू 0। इसको एक और तरीके से किया जा सकता है कि अब इन्होंने, क्योंकि इक्वेशन जो हमारी आ रही है वो डिफरेंट इक्वेशन आ रही है, तो इसका मतलब ये इस तरह से नहीं देख रहे हैं इसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा हर एक ऑप्शन में। तो अगर हम 3x + 2y में सब्स्टिट्यूट करते हैं, हर एक पॉइंट, तो 1,3 के लिए 3x + 2y क्या होगा, 3 + 6 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 5,0 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
-1, 2 -3 + 4 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये करेक्ट है। दूसरा 2x + y - 13 को देख लेते हैं। 1, 3 के लिए 2 + 3 - 13 ये लेस देन 0 है। 5, 0 10 - 13 दिस इज ऑल्सो लेस देन 0। हाँ, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सी 2x - 3y 2x - 3y - 12 1, 3 के लिए 2 - 9 - 12 लेस देन 0। 5, 0 10 - 12 is less than 0। -1, 2 -1, 2 will be -2 - 6 - 12 लेस देन 0। हाँ, तो इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज करेक्ट आंसर। 2x -2x + y को देख लेते हैं। -2x + y के लिए 1, 3 का क्या होगा? 1, 3 विल बी -1 + 3 ग्रेटर देन 0। 5, 0 माइनस लेस देन 0। और तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। A vector A has a component 2p and 1 with respect to a rectangular Cartesian system। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से तो ये वेक्टर ए वेक्टर होना चाहिए 1 का 2p i कैप प्लस 1 j कैप। If the system is rotated through a certain angle about the origin in the counterclockwise sense, A vector has component, suppose A vector according to new system is p + 1 into x वेक्टर दे देता हूँ प्लस 1 into y वेक्टर दे देता हूँ न्यू कोऑर्डिनेट के सिस्टम के हिसाब से। अब देखो, इसमें क्या देख सकते हैं ना अपन लोग कि इसकी टाइप का क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया हुआ है। एक क्वेश्चन इस टाइप का था कि जिसमें सिस्टम को रोटेट कर दो, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज कर दो, लेकिन रोटेट करने के बावजूद भी लेंथ ऑफ द वेक्टर जो होगा ना वो हमेशा सेम रहेगा, लेंथ ऑफ द वेक्टर चेंज नहीं होगा। जैसे सपोज मैंने एक वेक्टर बनाया है, ये है मेरा वेक्टर, ये है मेरा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको सिस्टम को ना रोटेट कर दिया। रोटेट किया तो मतलब ये अब रोटेट होने के बाद ऐसा हो गया, ये वाली एक्सिस ऐसे रोटेट हो गई है एक्स एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है वो रोटेट होने के बाद इधर चली गई है, ऐसे चली गई है। अब एक्सिस रोटेट होने का मतलब वेक्टर तो सेम ही रहा। वेक्टर के जो जो डिफाइनिंग है, डिफाइनिंग ऑफ द वेक्टर हैज ऑलरेडी चेंज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ एक्सिस, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो सेम रहेगी, लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब लेंथ क्या होता है, लेंथ अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल सिस्टम इसका क्या होगा, मॉड ए वेक्टर अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल सिस्टम होगा तुम्हारा √2p² + 1। न्यू सिस्टम के हिसाब से क्या होगा, न्यू सिस्टम के हिसाब से भी होगा आपका √p + 1² + 1। अब ये जो दोनों लेंथ है ना, ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि बस हमने रोटेट किया है सिस्टम को, वेक्टर को चेंज नहीं किया, उसकी लेंथ सेम है। तो इसका मतलब √2p² + 1 इज इक्वल टू √p + 1² + 1। इसका मतलब 4p² + 1 इज इक्वल टू p² + 2p + 1 + 1। तो यानी ये क्या हुआ, 1 1 कैंसिल कर दो,
3p² minus 2p minus 1 equal to 0. This will be equal to 3p² minus 3p plus p minus 1 equal to 0. 3p into p minus 1 plus 1 into p minus 1 equal to 0. p is equal to minus 1 upon 3, p is equal to 1. ये हैं दो वैल्यूज. ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है. पैरेललोग्राम में जो वर्टिसेस हैं सपोज दी हुई है 1,2, 4,6, 5,7 और 1,1. अच्छा, पैरेललोग्राम के केस में एक ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आप लोगों को कि पैरेललोग्राम में छोटी छोटी प्रॉपर्टीज ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत यूजफुल हो जाती है. अभी क्या है कि यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट, अगर पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम की जो मिड, ये जो डायगोनल्स होती है वो मिड पॉइंट पे कट करती है, ये पता होना चाहिए. ये है रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप सॉल्व कर लोगे इसको. पैरेललोग्राम बस टिल्टेड होता है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो मिड पॉइंट है ना, पैरेललोग्राम ये साइड और ये साइड पैरेलल होती है, ये साइड और ये साइड पैरेलल होती है, पर एंगल बिटवीन द टू साइड्स, टू एडजेसेंट साइड 90 डिग्री नहीं होता बस. और ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ आपस की जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है. तो यहाँ पर क्या होगा कि मिड पॉइंट पे डायगोनल्स मिड पॉइंट पे कट करती है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो यानी कि अगर हम मिड पॉइंट निकालें इसका, ये बी, ये सी, ये डी, तो मिड पॉइंट ऑफ, पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूँ यहाँ पर, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट. मिड पॉइंट क्या होगा, वो है अपन का 1+5/2, 2+7/2. सॉरी अगर डिस्टर्बेंस आया हो तो. 5+1 is 6/2, 9/2. So this midpoint will be equal to 3,9/2. और दूसरी साइड डी, तो डी बी का भी मिड पॉइंट वही होगा, A+4/2, B+6/2. This will be equal to 3,9/2. So A+4/2 will be equal to 3, B+6/2 equal to 9/2. तो इसका मतलब A is equal to 2, B is equal to 3. तो मुझे लगता है फिर से पैरेललोग्राम को प्रॉब्लम आ गया. डायगोनल पे पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के बारे में प्रॉपर्टी सीख ही लेते हैं. पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्चुअली क्या है ना, कि पैरेललोग्राम, पिछले प्रॉब्लम में देखा कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, है ना. और दूसरी चीज की, ये तो मैंने बता ही दिया था पिछले में, कि जो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है, यानी कि दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस. दूसरा ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल नहीं होता, मतलब ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता बस, नहीं तो वो रेक्टेंगल बन जाता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और ये होती है कि ये जो एंगल होता है, ये एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है फॉर पैरेललोग्राम. इफ दिस इज इक्वल टू 90, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो इसका मतलब फिर वो रोम्बस बन जाता है. ओके, बाकी और रोम्बस में फिर वो साइड्स भी इक्वल होती हैं. रोम्बस में ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड भी इक्वल होती है. स्क्वायर होता है, टोटल स्क्वायर रोम्बस, बस वो टिल्टेड होता है, मतलब एंगल 90 डिग्री नहीं होता है. पैरेललोग्राम में सबकी लेंथ डिफरेंट होती है, अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है. हाँ, अब हमें क्या है कि इसकी इक्वेशन दी हुई है डायग्राम की. सपोज ये मान लेते हैं x+3y = 4, और इसकी इक्वेशन है
6x माइनस 2y इक्वल टू 7। इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका जो स्लोप होगा वो m इज इक्वल टू -1/3 होगा और इसका जो स्लोप होगा वो होगा 3। हाँ, तो ये एक्चुअली परपेंडिकुलर आ रही है, m1 और m2। m1 m2 इज इक्वल टू -1 आ रहा है, -1/3 इंटू 3 इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री पे थे, रोम्बस है। ये क्वेश्चन ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, the line L1 in straight line passing through the origin and L2 is a line made by a circle on L1 and L2 are equal। पहले तो चेक कर लेते हैं, डायमीटर तो नहीं है, मतलब सर्किल के डायमीटर से तो पास नहीं कर रही है कोई लाइन। इसका सर्किल क्या है, सर्किल की इक्वेशन हमें दी हुई है x² + y² - x + 3y इक्वल टू 0। अब पहली बात तो ये सर्किल जो है ना, ये 0,0 से पास कर रहा है। सबसे पहली चीज़ मैंने कैसे देखा, अगर 0,0 को उसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, सब सेटिस्फाई हो जाएगा। लाइन कोई भी 0,0 से पास नहीं कर रही है, ओके। लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अच्छा हमारी दूसरी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। तो इसका मतलब दूसरी लाइन जो होगी हमारी, अगर दूसरी लाइन हम बनाए तो ऐसी हो जाएगी, ओके। इसकी इक्वेशन अपन ले लेते हैं, y = mx। ये है 0,0। ये है अपन की लाइन, दूसरी वाली लाइन। इसका इसका जो सेंटर है सर्किल का वो क्या होगा, 1/2 -3/2। 1/2 -3/2 और इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस होगा √g²/c 1/4 + 9/4 √10/2 जो इसकी रेडियस। इसका इंटरसेप्ट निकालना होगा हमें। तो ये इंटरसेप्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये लाइन हमारी x + y = 1। ई वाला डिस्टेंस तो अपन निकाल सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ये क्या होगा, ये होगा -3/2 -1/2 -m/2 3 + m/2 √1 + m²। अच्छा, इसको अगर अपन x भी मान लेते हैं तो ये अपन का डिस्टेंस क्या होगा, ये क्या होगा, √r² - x²। तो जो इंटरसेप्ट होगा, एक्चुअली जनरल फॉर्मूला फॉर इंटरसेप्ट वो होगा हमारा 2√r² - x², where x is length of perpendicular drawn from the center to the line। तो x पहले केस में हमारा x क्या है, x इज इक्वल टू 3 + m/2√1 + m²। दूसरे केस में हमारा, इस वाले केस में जो हमारा x है वो है हमारा 1 - 3/2√2। तो इस इज इक्वल, इसका मॉडुलस होता है तो ये 1/√2 हो गया, है ना। तो अपन के जो इंटरसेप्ट हैं वो होंगे 2√10/4 - 3 + m² × 1 + m² इज इक्वल, दोनों के इंटरसेप्ट सेम है, दिस इज इक्वल टू 2
रूट ओवर 10/4 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, तो आप 2/4 भी लिख सकते हो। अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए 1/2 लिख देता है ना। तो इसको बस अपन को सॉल्व करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू 5/2। अच्छा एक मिनट, 10/4, 10 स्क्वायर करेंगे तो 10/4 10 कैंसिल हो जाएगा। 3 + m² / 1 + m² इज इक्वल टू 2 -2 नहीं +2। ओके, तो 9 + m² + 6m इज इक्वल टू 2 + 2m²। So this will be equal to m² - 6m - 7 equal to 0. m² - 7m plus m - 7 equal to 0. So m plus 1 into m - 7 equal to 0. m is equal to 7, -1। तो हमारी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, y is equal to 7x या फिर y is equal to -x, यानी कि x plus y equal to 0 और y is equal to 7x। कहाँ आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, एक ही है ऑप्शन, इसका एक ही है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 43rd ए बी सी ग्रेटर देन 0, डिस्टेंस बिटवीन 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले तो हमें इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू -c, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू -, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं बी, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ए। तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू -bc, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू -ac, माइनस कर देते हैं b² - a² इंटू वाई इज इक्वल टू c इंटू a - b। ये हो गया b - a इंटू b प्लस a इंटू वाई इक्वल टू c इंटू b - a माइनस माइनस कर देते हैं, b - b माइनस हो गया, वाई इक्वल टू -c/a प्लस b। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू क्या होगी, ax इज इक्वल टू -b इंटू -c/a प्लस b -c, bc प्लस ac, bc माइनस ac माइनस bc, a कैंसिल, x विल बी इक्वल टू -c/a प्लस b। तो दोनों के सेम ही ऑप्शन है, एक्स और वाई का इंटरसेप्ट तो सेम ही है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अपन का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -c/a प्लस बी, -c/a प्लस बी। तो अब इसका डिस्टेंस 1 से, तो ये हो गया अपन का 1 + c/a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा, रूट ओवर दिस इज लेस देन 2√2, ये दिया हुआ है हमें। तो यानी कि इसका मतलब 2 into 1 plus c/a plus b whole square is less than 8, तो 16, 8/2, तो 1 plus c/a plus b whole square is less than 4, तो क्या होगा, a plus b plus c is less than 2 into a plus b, तो a plus b plus c minus 2a minus 2b is less than 0।
तो सी माइनस ए माइनस बी लेस देन जीरो, एक कंडीशन ये आ गई। और अगर मैं ग्रेटर देन लेके चलता हूँ, तो ए प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है,